नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार सर्दी ज्यादा पड़ रही है और सर्दी के हिसाब से दो चीजों को ध्यान में रखना कि बेशक अपने बिस्तर रजाई में दबे रहो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर हम पढ़ ना पाए, अगर क्वेश्चंस ना कर पाए तो कोई बात ना सही, लेकिन इतना अपन को सोचकर चलना है कि प्रैक्टिस तब भी करते रहना, क्योंकि आलस है आएगा और चला जाएगा, आता जाता रहेगा। अभी कुछ दिनों के बाद शायद ऐसा भी मौसम आएगा कि अगर धूप में बैठोगे तो गर्मी लगेगी और छांव में बैठोगे तो सर्दी लगेगी, पर उसको मेंटेन करना है। भाई हमको क्या करना है, हमें ना धूप चाहिए ना सर्दी चाहिए, हमें तो सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन पर डटे रहना। वो आपको क्या है, किसी मन जो है आपका वो लाखों ऑप्शन देगा, पर आप एक ऑप्शन पर डटे रहना। वो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, आपका है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन की ऊपर भागे रहना, ठीक है। अब देखिए, लगातार अगर कोई स्टूडेंट्स न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप ऐसा सोचे कि सब्सक्राइब करने से क्या है क्या नहीं है। किसी भी तरीके की न्यू से न्यू वीडियो आती है वो आप तक जल्दी पहुंचेगी। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें से मैं कहता हूँ आपको एक पॉइंट भी ऐसा मिलता है जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से आप की इंग्लिश में बहुत मदद कर दे, तो ये मानकर चलना कि आपका सब्सक्राइब जो किया हुआ है वो सार्थक हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही इंपॉर्टेंस रहना है। और किसी भी तरीके की कमेंट इसलिए मत करना कि आप सोचो कि सर के लिए कर दे या सर को अप्रिसिएट कर दे, सर के बारे में कुछ लिख दे ना, ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात देखे तो वो तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो आपको कमेंट करना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिए कि सर यहाँ पर मेरे को डाउट है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से आप समझाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग वीडियो ना आ पाई तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा कि हाँ बच्चे का डाउट है और मुझे उसे क्लियर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी मैं आपको नरेशन करा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जमकर आपको समझ में आ रहा होगा। और किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक जब मजबूती से क्लियर हो जाए तो मजबूती से क्लियर करने के बाद हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि प्रैक्टिस ज्यादा करना। जितना आपने एक टॉपिक से सीखा होगा उससे दुगना आप प्रैक्टिस करने से सीखोगे, क्योंकि टॉपिक में क्या, टॉपिक के हिसाब से चलोगे तो आपको यही कह सकते हैं कि जो जितनी चीजें उतनी बता दी, लेकिन जब प्रैक्टिस करते तब पता चलता है क्वेश्चन किस तरीके के पूछा जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या कोई नई चीज हमें मिल रहा है, नया वर्ड हमें मिल रहा है, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं वो चीज भी देखने को मिलती है, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। तो किसी भी टॉपिक को सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो, कम से कम आपको, मेरे अंदाजन है कम से कम आपको 1,000 क्वेश्चंस तो करना चाहिए, कम से कम 1,000 क्वेश्चन आपको करना चाहिए। जब आप 1,000 प्लस क्वेश्चन करोगे तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ मैंने उस टॉपिक पर थोड़ी बहुत अच्छी सी कमांड कर ली है। 1,000 क्वेश्चन करने के बाद ये मत सोचना कि आपको सब कुछ आ गया, नहीं। आप ये सोचना कि हाँ मैं बेहतर, थोड़ा सा बेहतर बनना हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अब अपन देखते हैं नरेशन। नरेशन में बेटा अगर अपन बात करें तो ये देखो नरेशन, नरेशन में अगर अपन बात करें तो होगा क्या, इस बात को समझो। नरेशन में सबसे पहले दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है आरबी कॉमा इनवर्टेड कॉमा और दूसरा होता है आर एस कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। कैसे भी करके इन दोनों सेंटेंस को हमें एक करना होता है और एक करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या बनता है, इनडायरेक्ट। पर जब हम आरबी और आरएस को एक करते हैं, और जब हम आरबी और आरएस को एक करेंगे तो इसके लिए कई रूल लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आरबी और आरएस को उठाकर अपन ने एक कर दिया कि कुछ ना कुछ वर्ड आता होगा उसको जोड़ दिया और आर एस बन गया, यानी इनडायरेक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। उसमें भी कई सारे रूल लगते हैं, हमको वो सभी के सभी रूल्स आना चाहिए, तब जाकर वो इनडायरेक्ट बनेगा। फिलहाल अगर आपके पास ऑप्शन आता है, तो जैसे मैंने कहा कि अपने पास ये लिखा है नरेशन, अगर अपने पास ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम में अपन जा रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि एक तरफ होगा आपके पास डायरेक्ट और दूसरी तरफ अपने पास होगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर अपन देखेंगे तो डायरेक्ट में अगर आपको कोई भी टेंस प्रेजेंट दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट में वो टेंस अपन पास्ट में ले जाते, किस में ले जाएंगे, पास्ट में। जैसे ये लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लिखा है तो ये किस में जाएगा, सेकंड फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्ले,
तो प्ले का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ये लिखा अपन ने प्लेड। इसके बाद अब अपन लिखेंगे इज एम आर, तो यहाँ इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज, और ये लिखा अपन ने वर। इसके बाद फिर अपन ने लिखा यहाँ पर हैज और ये है, तो हैज ऐप का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड। इसके बाद में अपन ने लिखा बिल, तो यहाँ पर बिल का क्या हो जाएगा, वुड। अगर अपन ने लिखा कैन, तो कैन का यहाँ पर पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ऐसे ही अपन ने यहाँ पर लिखा मे, तो मे का पास्ट क्या होगा, माइट हो जाएगा। आपको पहले तो ये तय करना पड़ेगा, ये चीज समझना पड़ेगी कि मैं पेपर देने के लिए जो जा रहा हूँ, उस पेपर में या मैं जिस टॉपिक को सीख रहा हूँ उस टॉपिक को मैं किस हिसाब से सीख रहा हूँ। या तो मैं इस हिसाब से सीख रहा हूँ कि टॉपिक को सीखने के बाद मैं एक टीचर बनूंगा, या तो आपको ये लग रहा है कि मैं टॉपिक सीखने के बाद एक टीचर बनूंगा बेहतर और बच्चों को समझा सकूंगा, या आपको ये लग रहा है कि मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। दोनों की चीजें अलग अलग है। जब आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो भी आप सिलेक्शन लेना चाहते हो उसके डिमांड के हिसाब से पढ़ो, उसको समझो कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। और सीखने के लिए तो फिर तमाम चीजें हैं। तो दो अब हमें चाहे पेपर दें और चाहे हमें टीचर बने, दोनों ही तरीके से हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन सीख कैसे भी जाओ, पर एग्जाम में जाए तब हमारी मेंटेलिटी क्या होना चाहिए, और जब अगर अपन पढ़ रहे हैं तब हमारी मेंटेलिटी क्या होना चाहिए, इस बात को तो समझ सकते हैं कम से कम। ठीक है, अब ये हो गया हमारे लिए एक पहली बात। फिर अपन यहाँ पर देखेंगे दूसरी बात। दूसरी बात में आपको अगर टाइम्स ऑफ एडवर्ब दिया हो, टाइम्स ऑफ एडवर्ब, तो हमेशा याद रखना ये भी प्रेजेंट का पास्ट होगा। जैसे यहाँ पर लिखा दिस, तो दिस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर, तो हेयर का यहाँ पर क्या होगा, देयर। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है हैंस, तो हैंस का यहाँ क्या बनाएंगे अपन, देंस। अगर लिखा हुआ है यहाँ पर टुडे, तो इस टुडे को आप किस में बदलोगे, दैट डे में। तो इस प्रकार से आप इस चीज को भी प्रेजेंट से पास्ट बना दोगे। अब आती है अपनी तीसरी कंडीशन। ये लिखा अपन है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में अपने पास कोई क्वेश्चन है वो 100% है, तो 100% क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो 100% क्वेश्चन में से 70% जो रहेगा ना, वो तो आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और टाइम्स ऑफ एडवर्ब से कंप्लीट होगा। हेल्पिंग वर्ब या अपन कहेंगे टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स, ये लिखा अपन है टाइम्स ऑफ एडवर्ब, इससे ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, कीवर्ड्स। ये हमारे लिए किसका काम करेंगे, कीवर्ड्स का। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने कहा कि 100 में से 70% गया तो कितना बचा, 30 की अगर अपन बात करेंगे तो इसको अपन छोड़ देंगे कि शायद अदर्स से अपन करेंगे। अब इसमें अदर का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि 30% के लिए आपके रूल्स चेंज हो जाएंगे, और ना ही ऐसा है कि 30% के लिए आपके टाइप्स अलग हो जाएंगे। नहीं, कोई क्वेश्चन है इजिली दिया हुआ है और हमने उसे 70% में क्या है, कोई भी कीवर्ड पकड़ा और आंसर ले लिया तो वो 70% में आ गया। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो अपन से मेहनत करा लेता है, तो उसको अपन 30% में इंक्लूड करेंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 30% के लिए रूल अलग लगेगा। जो रूल्स आपके 70% में यूज होंगे वही आपके 30% में भी यूज होना है। ठीक है, कुल मिलाकर अब आपको क्या देखना है, अब आपके पास फोर्थ बात आती है कि आप ये लिखे आप सेल्फ। सेल्फ में अगर मैं बात करूं तो आप या तो एक टीचर बनना चाहते हो, या फिर इसके अलावा आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, या तो आप सिलेक्शन लेना चाहते हो या आप टीचर बनना चाहते हो। पहले तो आप इस बात को समझो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो टीचर बनने की कोशिश मत करना। एग्जाम हॉल में ये कोशिश मत करना कि मैं सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए वो सारे अटेम्प्ट कर लूं, और ना ही इस ये कोशिश करना कि देखो मुझे सब कुछ आता है। ये ध्यान देना कि मुझे इतना आता है कि मैं अपने एग्जाम को निकालने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और ना ही किसी को जताना, ना ही किसी को बताना है कि देखो आपके बीच में एक बहुत बड़ा इंग्लिश का या मैथ का, रीजनिंग का या जीएस का योद्धा बैठा है। ये आपको शोभा नहीं देगा और इससे आपका होना भी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर के हिसाब से पढ़ो, तो फिर आप एग्जाम क्यों दोगे, आपको क्या मतलब है, आपको तो पढ़ाना है, अच्छा सीखोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ो। सिलेक्शन के हिसाब से दो चीजें आ जाएंगी। दो चीजें आपको सिलेक्शन के हिसाब से क्या पढ़ना है कि जब आप स्टडी करो तो आपको 100% पढ़ना चाहिए। आपको हमेशा मेन रूट पढ़ना चाहिए। मेन रूट मतलब जड़ पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहिए।
लेकिन जब पढ़ने के बाद आप एग्जाम देने के लिए जाओ, तो आप जब एग्जाम देने के लिए जाओ तब आपका दिमाग चलना चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स पर। किस पर चलना चाहिए? शॉर्ट ट्रिक्स पर। यानी मैं कह सकता हूं कि 70% में आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है, और यानी एग्जाम में आपको स्मार्टनेस दिखाना चाहिए। एग्जाम में आपको क्या दिखाना चाहिए? स्मार्टनेस। यानी जब आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क होना चाहिए, आपको हार्ड वर्कर बनना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम देने के लिए जाओ तो एग्जाम में आपको स्मार्टनेस होना चाहिए। जब हार्ड वर्क और स्मार्टनेस दोनों जुड़ेंगे तब जाकर आपको सफलता यानी सक्सेस मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इजिली अपने घर पर पढ़े हो, क्लास में पढ़े हो, ग्रुप स्टडी में पढ़े हो, लाइब्रेरी में पढ़े हो, तो उस क्वेश्चन में आप 1 मिनट लगा सकते हो। इसके अलावा भी ज्यादा समय ले सकते हो, आप उस क्वेश्चन को कर भी सकते हो, इवन डू एज डायरेक्टेड की तरह भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर। लेकिन वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? एग्जाम में जब वही क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखो आपको अपने स्मार्टनेस दिखाना है। अब स्मार्टनेस कैसे दिखाओगे? कि एक बच्चा वो है जो उस क्वेश्चन को पूरा बनाना है, और एक बच्चा ऐसा है जिसको पता है कि मुझे कीवर्ड पकड़ना है और कीवर्ड पकड़ने के हिसाब से मुझे को आंसर लेकर जाना है। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन बनाया, दूसरे ने तब तक देखा कि यार पूरे ऑप्शन में मुझे दिस का दैट ढूंढना है, और दिस का दैट जिसमें होगा वही मेरा कहीं ना कहीं आंसर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिएगा। चले आगे बढ़े। इसके बाद देखें तो क्वेश्चन आ गया। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो अपन ये देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है या तो अपन इसको बनाएंगे, और बनाने के बाद में जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है जिनके अंदर, जो सोचते हैं कि देखो मैं टीचर हूँ मुझे सब कुछ आता है, वो सिलेक्शन से उतने ही दूर रहते हैं जितना ज्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। तो वो क्या करेगा? इस क्वेश्चन को बनाएगा। वहीं एक बच्चा ऐसा भी निकलेगा जो कहेगा यार मुझे इस समय इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मैथ मुझे बहुत अच्छा आता है, रीजनिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, जीएस मुझे बहुत अच्छा आता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय मैं सिलेक्शन लेने के लिए बैठा हूँ, इस समय मैं दुश्मन छावनी में बैठा हूँ, और दुश्मन छावनी में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे दुश्मनी छावनी में मेरे को शांत रहना है, मेरे को दिमाग लगाना है, ताकत का यूज नहीं करना। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें, कभी कभी हमें जगह समय समाज देखकर भी बात करना चाहिए। जब जगह समय समाज देखकर बात करने का हमको तरीका आ जाए, समझ जाना उस दिन हम सफल हो गए, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या बात करना है और किससे क्या कहना है, इस बात की समझ होना चाहिए। आप हर किसी से कोई भी एक बात नहीं कह सकते, हर जगह आप एक जैसे नहीं बने रह सकते हैं। तो इन चीजों को भी फर्क महसूस करना। तो उसी तरीके से एग्जाम में भी यही चीजें चलती है कि आपने देखा मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, तो एक तरीका तो ये कि इस क्वेश्चन को मैं पूरा बना लूं, और बनाने के बाद में पहले तो जाने क्या क्या तो आप इस क्वेश्चन के साथ में करोगे। तो पहले तो आपने जैसे देखा, ये देखा, ये नरेशन। नरेशन में अगर अपन देखेंगे तो नरेशन के 2 भाग होते हैं। ये होता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट के बाद में ये लिखा अपन ने इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं, आरबी, और ये लिखा अपन ने आरएस, ठीक है, आरबी और आरएस। अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा? आरएस का, और सेट जिसमें दिया हुआ है वो कौन सा कहलाएगा? आरबी का। तो कई सारे स्टूडेंट्स तो यही सोचेंगे कि आरबी और आरएस क्यों चेंज कर दिया, हमें तो आरबी आरबी चाहिए, आरएस आरएस चाहिए। तो यहां समझो, ये डायरेक्ट में अगर आया है तो ये इंटरचेंज हो सकता है, इसके कोई लेना देना नहीं है। आरबी की जगह आरएस आ सकता है, और आरएस की जगह पर आरबी आ सकता है, ये इंटरचेंज हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट आंसर दोगे तो इनडायरेक्ट में आरबी आरबी रहेगा, इनडायरेक्ट में आरबी आरबी रहेगा, और आरएस आरएस रहेगा, फिर इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। तो पहले तो कुछ बच्चे तो यही सोचेंगे कि आरबी को मैं आरबी की जगह पे पलट दूं और आरएस को मैं आरएस की जगह पे लिख दूं, फिर सेंटेंस बनाऊं, तब जाके मैं अपना आंसर लेकर आ पाऊंगा। तो ये चीज आपको शोभा नहीं देती, ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। चाहे वो आरबी को पहले रखे, चाहे आरएस को बाद में रखे, या चाहे आरएस को पहले रख दे और आरबी को बाद में रख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको अपना क्वेश्चन करना आता है तो आता है। जैसे चाहे वो आरबी को पहले रखे या आरएस को पहले रखे, अपन इसी क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन में मैं उठाऊंगा कि जे आरएस है मेरे लिए, आरएस में क्या दिया हुआ? इज एम आर। तो मुझे अच्छे से पता है कि इज एम आर का क्या होता है मेरे लिए? वॉज वर। अब अगर इज एम आर का वॉज वर होता है तो केवल मैं वॉज वर यहाँ पर ढूंढूंगा, ये वर है, ये हैव बीन है, ये हट गया, यहाँ पर हैड बीन है, ये हट गया, यहाँ पर आर का आर है, ये हट गया, आंसर हो गया हमारा केवल पहला वाला। जी।
इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए कि आरबी आरएस को पलटने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। चाहे आरबी आरएस हो या आरएस आरबी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मूर्खता की बात है कि सर पहले आरबी आरबी तो आगे नहीं लिखा तो क्या हो गया, आपका क्वेश्चन तो वही बना है। आप अपने आंसर से मतलब रखो। क्वेश्चन में अगर वो अलदा बल्दी कर भी रहा है तो क्या हो गया, आपका क्वेश्चन तो वही आना है। क्वेश्चन की ट्रिक पकड़ो और मान के चलो कि अगर आरबी इधर रख भी दे और आरएस इधर रख दे तो क्या कोई इंपैक्ट पड़ जाएगा? नहीं। तब भी आपको आंसर यहीं से लाना है। जब मुझे आंसर यहीं से लाना है तो ये वाला आर जो है वो चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा आकर रहेगा। तो थोड़ी स्मार्टनेस भी लेकर आओ अपने अंदर और डिमांड को समझो कि भाई मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, तो एग्जाम में मुझे ये नहीं बताना है कि देखो मुझे सब आता है। एग्जाम में केवल इतना दिमाग लगा के चलो कि देखो मैं अपना एग्जाम देने के लिए आया हूँ और एग्जाम दे के निकल जाओ। और एग्जाम देकर निकल जाओगे, अगर आप एग्जाम देके निकल जाते हो तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप सबको बता पाओगे कि देखो मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी मेहनत रंग लेकर आई तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और वहीं आप पढ़ते पढ़ते ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो आप एक दिन ऐसा आएगा ना तो आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो पाओगे और ना ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में जाना आ गए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है ही सेड टू मनोज कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे यू प्रॉस्पर। सारी चीजें लिखकर रहने दो, तो कुछ ना ये देखो कि कौन सा है, सिंपल है, यूनिवर्सल है, इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो है सो है। आपको तो केवल ये देखना आएगा तो हेल्पिंग मेन वर्ब तो सभी में आना है। तो जैसे ये देखा मे, तो मे का अपन सबसे पहले क्या उठाएंगे, माइट। अब मे का सबसे पहले अपन माइट उठाएंगे ना, ये लिखा अपन ने माइट, तो माइट देखो कहाँ है, ये शुड है, ये मे है, ये माइट है, और इसमें यहाँ पर ही विश दैट मनोज टू प्रॉस्पर, तो इसमें तो दिया ही नहीं, तो ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, आंसर हो गया हमारा केवल थर्ड वाला। अब इसको अपन को ये देखना, कुछ ये देखेंगे कि प्रॉस्पर उसमें क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, फिर क्या बनेगा, इसमें ये आएगा। ये तमाम चीजें छोड़ो, सिर्फ कीवर्ड पकड़ो और अपने आंसर को लो और आगे बढ़ना शुरू करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है द मदर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट कैन डू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू माय सन। जो लिखा है लिखा रहने दो, सबसे पहले उठाओ कैन। अब अपन को अच्छे से पता है कि कैन का क्या होता है, कुड होता है, तो कैन का कुड पकड़ लो, कहाँ है, ये लिखा है कुड। इसके बाद ये डिड है तो ये हट गया, ये कुड है और ये कुड है, तो हमें कुड कितने ऑप्शन में मिल गए, तीन ऑप्शन में। यानी एक एक क्वेश्चन दिया लेकिन ऑप्शन हमें तीन मिल गए। तो यहां से अगर अपन ने पहला कीवर्ड देखेंगे तो पहला कीवर्ड अपन ने क्या उठाया, कैन, और कैन का क्या होता है, कुड। और ऐसा करने से अपने पास ऑप्शन कितने आ गए, तीन। अब अपन देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन हमारे दूसरा कीवर्ड क्या मदद कर सकता है, इंटरोगेटिव है, तो सेड की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का। अब देखो आस्क्ड कहाँ है इसमें, ये सेड का सेड है, हालांकि कुड दिया लेकिन यहाँ मिस्टेक कर गया तो ये हट गया, दो ऑप्शन हट गए, दो बचे हुए। तो यहाँ अपन ने क्या देखा कि सेड का आपने देखा आस्क्ड होता है, सेड का अगर आस्क्ड होता है तो ये पहला वाला हट गया, हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे, यानी थर्ड और फोर्थ। अब दोनों में केवल अपन को मैच करना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम, और द मदर आस्क्ड व्हाट शी कुड डू फॉर हिम माय सन। तो यहाँ जो माय सन है ये किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो आई को सॉरी इस यू को माय से बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर सन। तो यहाँ पर ये हट जाएगा, आंसर किस में चला जाएगा, थर्ड वाले में। तो ये हो गया अपना थर्ड वाला। यानी तीसरा जो हमारे पास कीवर्ड है वो हमारे लिए कौन ने किसने काम किया, माय सन ने। किसने काम किया, माय सन। और अपन को अच्छे से पता है कि माय सन किस में चेंज हो जाएगा, हर सन में। मेरा लड़का और मेरे लड़के से आंसर क्या आ जाएगा, उसका लड़का, तो यहाँ पर अपन किस में चेंज कर देंगे, हार में। तो अपने पास कितना क्वेश्चन के अगर परसेंटेज देखे तो 100%, 100% में अपन ने 70% किसको रखा कि आंसर अपना लगभग आ जाएगा। 30% में अगर अपन बात करें तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ी सी मेहनत करा लेगा, ठीक है, मेहनत करा लेगा। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ी सी मेहनत करा लेगा, बस इसको अपन कहेंगे 30% में क्वेश्चन। बाकी रूल वगैरह अपन ये कहे कि रूल्स चेंज हो जाएंगे क्या, 30 के लिए अलग लगेगा, 70 के लिए अलग लगेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, वो सिंपल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ माय डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखा है, सेज,
अब समझना, अगर आपको सेड मिल जाए या इसके अलावा ये मिल जाए सेड टू ऑब्जेक्ट, सेड मिल जाए या इसके अलावा सेड टू ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो हमेशा याद रखना इसमें जो टेंस होता है, ये लिखा अपन है टेंस, तो टेंस यहाँ अगर अपन बात करें तो ये टेंस क्या होता है, चेंज होता है। ये टेंस क्या होता है, चेंज होता है, एक बात। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें कि आपको लिखा हुआ मिले से, इसके अलावा सेज, इसके अलावा से टू ऑब्जेक्ट, या इसके अलावा अपन ने लिखा सेज टू और ये लिखा अपन है ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ मिल जाए, तो इसमें जो टेंस होता है, ये टेंस हमेशा क्या रहता है, नो चेंज, यानी टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा, ये लिखा मैंने इज एम आर, अगर यहाँ पर इज एम आर लिखा हुआ है तो ये किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में, ठीक, क्योंकि चेंज होगा। लेकिन अगर मैंने इसमें लिखा इज एम और आर, तो ये इज एम आर है, तो इसका इनडायरेक्ट भी इज एम आर में ही रहेगा। वो बात अलग है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगा टेंस में, इज एम आर में ही रहेगा। तो ये टेंस चेंज होगा नहीं। यहाँ पर गए क्या लिखा, इज, तो इज का इज ही रहेगा, क्योंकि ये कैसा रहेगा, नो चेंज। अब चेंज नहीं होगा, तो आप देखो इसमें नो चेंज वाला कहाँ है, यानी ऐसा कैसा ढूंढ लो कहाँ है, तो यहाँ पर ये लिखा इज और ये लिखा यहाँ पर इज, यहाँ पर वॉज है और यहाँ पर वॉज है, तो ये दोनों तो अपने हट गए। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, दो, दोनों ऑप्शन को मैच करेंगे। माय डैडी ऑलवेज सेज दैट, तो यहाँ पर क्या गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग लिखा है और यहाँ पर टू गेट अप लिखा है, तो ये हट गया, आंसर हो गया केवल हमारे लिए फर्स्ट वाला। क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, लेकिन अगर उसके रूल्स हमें पता है, उसके तरीके अगर हमको पता है, तो देखते ही कि हम हमारा आंसर बनेगा। वहीं इस क्वेश्चन में जैसे मैंने डिटेल दिया, टीचर के अंदर क्या होता है, टीचर के जिसको लगता है कि मैं टीचर बनूंगा और जिसको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके पास हर चीज के एक्सक्यूज होते हैं और वो अपने एक्सक्यूज में फंसा रहता है, और वो एक्सक्यूज में फंसा रहता है, तब तक सिलेक्शन कोई और ले जाता है। और जिसको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए, जो जानता भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो जानता है कि मैं यहाँ पर कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या बात करना है और कैसे बात करना है, अपना काम कैसे निकालना है और किस तरीके से सबका दिल जीतना है, तो वो तरीका उसका अलग होता है। तो यहाँ जैसे मैं टीचर हूं, तो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, लेकिन अगर ये इसी चीज को लेकर अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं एक टीचर हूं, मुझे इंग्लिश आती है, मैं ये भूल जाऊं। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगा कि मुझे इंग्लिश आती है, तो मैं अपने सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और अगर मैं ये सोचूंगा कि ना, मैं तो यहाँ पर इंग्लिश मुझे आती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना सिलेक्शन लेने के लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे ये सारी चीजें नहीं लिखूंगा, ये मेरे को जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि सेज लिखा है, टेंस चेंज नहीं होगा, इसमें बॉज है, इसमें बॉज है, ये दोनों हट गए, और ये गेटिंग अप लिखा है, इसमें टू गेट लिखा है, ये हट गया, आंसर हो गया ये वाला। लो, मुश्किल से एक सेकंड में अपना आंसर आ गया। तो ये तरीका, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सिलेक्शन की डिमांड क्या है, इस बात को भी समझ लेना। जगह समय समाज को देखकर हमेशा बात रखा करो अपने। चले आगे बढ़े। काफी सारे बच्चे हैं जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं, उस तरीके की गलतियां कर करके आते हैं। जब मैं उनसे टेस्ट लेता हूं, तब भी वो गलतियां करते हो, अरे सर देख नहीं पाया, वो मेरे को ऐसा लगा, वो तो एक्सक्यूज तमाम है। और जिसको कुछ सीखना है, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, वो ये मानता है कि नहीं, मैं और प्रैक्टिस करूंगा और ज्यादा सीखूंगा। तो जैसे ये लिखा है सेज, अब अवैली मैंने बताया सेज वाली कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होता है। ऊपर से इसको भी समझो कि इस तरीके का जो सेंटेंस है, ये होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सेंटेंस क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, ये कैसा रहता है, नो चेंज। ये कैसा रहता है, नो चेंज। तो ये चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ढूंढ दो। ये रोज वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये राइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये राइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और ये लिखकर रोज वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हट गया, ये हट गया। दोनों में अगर अपन देखेंगे तो सेज टू लिखा है, सेज टू लिखा है, तो क्या आ जाएगा, टेल्स आ जाएगा। तो यहां से ये हट गया, आंसर हो गया हमारा केवल थर्ड वाला। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी अपना आंसर ले आओगे। ठीक है, इसके बाद देखोगे अगला क्वेश्चन, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और लिखा है द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क माय क्वेश्चन। आपको ये जो चेंजेस लिखा हुआ था, ये आपको अलग रख देगा, बाकी के चार ऑप्शन बना देगा। इस तरीके की भी सेंटेंस देखे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। द टीचर यूजुअली डज नॉट, ये मिल गया अपन को, डज नॉट कुछ नहीं, डज नॉट का डिड नॉट ढूंढो कहाँ है, तो आप देखोगे डज नॉट है, ये हट गया, ये डिड नॉट है, ये आस्क्ड है, और ये डिड नॉट है। अब डिड के साथ वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा केवल सेकंड वाला।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी अपना आंसर, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, मैथ हो या फिर इसके अलावा जीएस हो या इंग्लिश हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो बच्चे इनको लगता है कि यार इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, इंग्लिश बेकार है, उन्होंने अच्छा समझा ही कब है या उन्होंने सीखा ही कब है? उनके दिमाग में तो ये बैठा है कि एक एक शब्द के कई कई मतलब होते हैं। ये बताओ एसएससी एक ही शब्द के कई कई मतलब पूछता है क्या? कोई भी एग्जाम एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब क्या होते हैं ऐसी डेफिनेशन एसएससी या एग्जाम पूछ रहा है क्या आपसे? पहले तो ये बताओ भाई। हर भाषा में अलग अलग वर्ड होते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं। इंग्लिश में थोड़े जाना है, किसी और सब्जेक्ट में या और किसी भाषा में थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से इंग्लिश ही बेकार हो गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे बिल का मतलब एक WIL विल होता है, फिर बिल होता है, सेल होता है, ऐसा चीज सेल होता है, CEEL होता है, और भी सेल होते हैं, तो उससे क्या मतलब है? क्या ये आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है क्या? पहले तो आप अपने आप से ये पूछो। अगर ये पूछा जा रहा हो तो हाँ भाई इंग्लिश बेकार है और आपके सीखने के लिए नहीं है। और अगर ये नहीं पूछा जा रहा है तो फिर आप गलत ट्रैक पर चलो, ऐसा कहीं कुछ नहीं पूछता। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर हिंदी में भी होते हैं। अगर आप कहते हो तवा, अगर अपने मध्य भारत में तवा कहते हो तो आप भी जानते हो जिस पर रोटी सेकते हो उसको तवा कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप पंजाब में चले जाओगे तो जो कैसेट होती है ना, अपनी डीवीडी वाली वाली कैसेट होती है, उसको तवा बोलते हैं। क्या करोगे अब? वहां चेंजेस नहीं है क्या? लेकिन उस चीज को हम स्टार्टिंग से सीखे होते हैं, इसलिए हमको दिक्कत नहीं देती। और यहाँ अगर इंग्लिश की बात करें तो हमने स्टार्टिंग से नहीं सीखी होती है, और एकेडमिक एजुकेशन में हमको मिलता नहीं है, तो बस हमारे लिए ये राक्षस हो गया। या कोई भी सब्जेक्ट XYZ, कोई भी सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट बेकार है तो फिर उसी सब्जेक्ट के टीचर क्यों है? अगर मैथ बेकार है किसी एक्स पर्सन के लिए, अगर मैथ बेकार है तो मैथ के सब टीचर क्यों है? अगर रीजनिंग बेकार है तो रीजनिंग का टीचर क्यों है? अगर जीएस बेकार है तो जीएस का टीचर क्यों है? भाई इंग्लिश बेकार है तो मेरे जैसे टीचर क्यों है, अन्य टीचर क्यों है? भाई सब्जेक्ट आपको जो बेकार लग रहा है वो आपके लिए बेकार है, लेकिन उसी सब्जेक्ट के मार्केट में धुरंधर पड़े हुए, एक से एक टीचर पड़े हुए। तो ये मत कहो कि सब्जेक्ट ही बेकार है, ये कहना सीखो कि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें वो सीखना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें दिखती हैं। बाद बाकी जैसा आप सोच कर बैठे हो वैसा कुछ भी इसमें है नहीं है, सीखोगे तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और फिर एसएससी निकालना है, आपकी मजबूरी, आपको सीखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क आस्क द स्ट्रेंजर। अब इसको कई लोग चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद फिर देखेंगे सारी चीजें। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा नरेशन सीखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे कहूं कि इसका भी आंसर आपने सीखी हो नहीं सीखी हो तो भी आप डायरेक्टली करा सकते हो। ये लिखा वेयर, WH वर्ड, डू क्या है हमारे लिए? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। लिप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिखा अपन ने डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट चेंज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो अपन क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनाएंगे अपन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखो सेकंड फॉर्म कहाँ है? आई, और आई के बाद ये लिखा लिव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वॉज है, ये डिड में आ गया दोबारा से, और ये लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी हट गया। आंसर हो गया केवल पहला वाला। ये लो, ये सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में कौन सा? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डबल इंटेरोगेटिव में कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या आता है? सीट की जगह पर क्या आता है? फिर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को अपन इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उसको सिंपल बनाया जाता है। सिंपल कैसे बनाया जाता है इसकी एक बार भी अपन ने चर्चा नहीं करी, या अपन कह सकते हैं एक बार भी उस चीज की अपन को जरूरत नहीं पड़े। समझ रहे हो बात को? एक बार भी अपन को जरूरत नहीं पड़ी, केवल इतनी सी चीज से अपना आंसर आ गया। और जबकि ज्यादातर 90% तक स्टूडेंट केवल यही सोचता रहता है। सिलेक्शन केवल 10% स्टूडेंट का है जिनको पता है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। बाकी 90% स्टूडेंट्स को तो ये मानकर चल लेना कि सिर्फ और सिर्फ आयोग जो है किसी भी एग्जाम के लिए, उसका काम केवल इतना है कि वो आयोग सिर्फ ये सोचता है कि कैसे पैसा कमाया जाए। जैसे आपने देखा कि अभी किसी भी स्टेट एग्जाम हो जाएगा, स्टेट बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे अभी कुछ समय बाद, या मेरे ख्याल से फरवरी में, ठीक है, स्टेट बोर्ड एग्जाम अभी हो जाएंगे। इसमें जितने भी 12th वाले हैं वो सब निकलेंगे। तो आप देख लेना 10th और 12th के हिसाब से वैकेंसी आ जाएगी। अब कोई अगर इस दिमाग लगाए थोड़ा सा तो पूछा जाए कि अभी तो बोर्ड एग्जाम हुए ही है,
और बोर्ड एग्जाम में पढ़ने वाले बोर्ड के हिसाब से पढ़कर आए हैं। और इधर निकाल दिया एसएससी जीडी है या इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल है, कंबाइंड हेल्थ, सॉरी कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल वाला, तो वो निकाल दिया। इसके अलावा एमटीएस निकाल देंगे, ठीक है। नेवी डिफेंस में भी बहुत सारी चीजें ना हर एक एग्जाम में निकाल देंगे। अब एक बात सोचने का ये है कि वो निकाल देंगे, वो तो अभी 10th 12th करके आए, और आपका जो एग्जाम वो आप 10th 12th के हिसाब से तो लोगे नहीं। आप जो एग्जाम लोगे वो अपना अपना एग्जाम अपने ऑप्शनल के हिसाब से लोगे, आपके जैसे एग्जाम बनते हैं वैसे लोगे। कितने बच्चे हैं जो निकल पाते हैं? सिर्फ 0.% बच्चे होते हैं जो निकल पाते हैं, मुश्किल से ही। फिर कहोगे कि सर जीडी की जगह आती है, फिर निकलता कौन है? निकलता वो है जो एसएससी की लगातार मेहनत कर रहा है। तो एसएससी सीजीएल करने वाला भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जीडी भर देता है, तो वो निकल जाते हैं। परसेंटेज में जाना निकलेंगे तो वही जो बच्चे 1-2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो निकल जाते हैं। और जो जिनके लिए आई है कि स्टेट बोर्ड एग्जाम होगा, 10th और 12th हो गया, अब 10th और 12th के हिसाब से वैकेंसी निकाल दो, और फिर ये सोचते हैं कि अरे यार बच्चे पास हो जाएंगे, उनमें से मुश्किल से पॉइंट परसेंट भी बच्चे पास नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा कि 90% बच्चे तो उसके केवल पढ़ते हैं, उनको यही नहीं पता कि डिमांड क्या है और हमको एग्जाम कैसे देना चाहिए और क्या है क्या नहीं, सिर्फ पढ़ने में लगे ना, कोरी मेहनत करने में। इस पूरे क्वेश्चन को, या अपन जब इस पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल मेथड से जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मेथड से जाएंगे, तो ये सेंटेंस बहुत लंबा खिंच गया। और वहीं अगर एग्जाम के हिसाब से जाओगे तो एग्जाम के हिसाब से केवल अपन ने इतना देखा और इतने में अपन आंसर लिया। जबकि इसमें नरेशन, जो मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नरेशन में अपन को नरेशन के हिसाब से चलने की एक भी जगह जरूरत नहीं पड़ पा रही है, ठीक है। मैं आपको पूरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको किस में करा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कीवर्ड कैसे पकड़ो, अपना आंसर कैसे लेके आओगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखा अपन ने अगला क्वेश्चन, सेम वही है, ये लिखा हाउ, और ये डू। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। नो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब अपन को केवल ये बात समझना चाहिए कि अगर डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा तो ये टेंस कौन सा कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डू आई गो, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा? आई वेंट। अगर मैंने यहाँ पर लिखा डू आई और ये मैंने लिखा प्ले, तो ये क्या बन जाएगा? आई प्लेड। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही इसमें लिखा डू यू नो, तो ये लिखा डू और ये यू और ये लिखा नो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू जो है वो किससे चेंज होगा? ही से। तो ये लिखा अपन ने ही, और नो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यू। तो केवल इतना ढूंढो ही न्यू कहाँ दिया हुआ है, तो ये आई, ठीक है, और ये न्यू, तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है। और दिस का दैट होगा, दिस का क्या होगा? दैट होगा, ठीक, कोई बात नहीं। न्यू यहाँ भी दे रहा है, 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 फंस गए। यानी अपन ने क्या देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से चारों ऑप्शन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चार ऑप्शंस में है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यही क्वेश्चन अपन से क्या करा लेगा? मेहनत करा लेगा। कोई बात नहीं, तब भी अपन कर जाएंगे। क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो सेट की जगह किसका प्रयोग करेंगे अपन? आस्क्ड का। हमसे बच के थोड़ी जाएगा, मेहनत कितनी भी करा ले। तो यहाँ ये हट गया, ठीक है। अब इन तीनों में देखेंगे हिम और ये हाउ। हाउ की इंटरोगेटिव है, हाउ के साथ में दैट नहीं आएगा, ये हट गया। आस्क्ड हिम, हाउ, आई और ही। तो आपको पता है यू ही से चेंज होगा तो यहाँ पर ही आए, हिम आए, हिम से चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? ही आएगा, आई नहीं आएगा, तो ये हट गया। आंसर आ गया फोर्थ वाला। करा ले मेहनत, हमको तो आता है। जिस खिलाड़ी को खेलना बहुत अच्छा आता है उसके लिए बॉलर कोई भी आ जाए वो तो मारेगा दम से। समझ गए बात को? अब वो कहे कि नहीं 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 यार हमें मैच जीतना है, लास्ट ओवर इससे मत कराओ, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो खिलाड़ी है भैया। और बॉलर कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मेरा लास्ट ओवर है, इस खिलाड़ी को मत भेजो। वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा, बैटर अपना परफॉर्मेंस देगा और बॉलर अपना परफॉर्मेंस देगा। जिसने जो भी, जिनके बीच में जो भी राइवलरी है या जो भी उनके बीच में जंग चल रही है, अगर बैटर ने छक्का मार दिया तो बैटर जीत गया, और अगर बॉलर ने खाली बॉल निकाल दी तो कहीं ना कहीं वो जीत गया। दोनों के बीच की बात है।
तो एक दूसरे से वो घबराते नहीं। ये भी इसी तरीके से ये भी आ गया, क्वेश्चन आ गया, एक से पकड़ा, हमारे चारों ऑप्शन में दे रहा था, चार ऑप्शन में दे रहा था, कोई बात नहीं, फिर अपने मैच कर दिया तो भी आंसर आ गया। आंसर वही तरीके से आएगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी लेंदी आ जाए, कितना भी वो हमको फंसा ले, इससे मतलब नहीं है। और ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो क्या है, क्वेश्चन है, कोई मोहतरमा नहीं है जो आपको फंसा लेगी। ये लिखा अपन है इज एम आर। अब अपन को अच्छे से पता है कि इज एम आर का क्या होता है बेटा, वॉज वर होता है। अब वॉज वर ढूंढो, ये आर, ये वर, ये वॉज और ये वर, ठीक है, तो ये आर वाला हट गया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेड सेड ऑल, ऑल के इसमें तो दैट ही नहीं दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, तो ये हट गया। इसमें दैट दिया लेकिन ही आ गया, ही वॉज ऑल सिनर्स और दे वर ऑल सिनर्स। तो समझो ये लिखा है वी, और वी को अपन ही से बदलेंगे तो आपको लगेगा कि ही आएगा। समझना, जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो ही को अगर वी को अगर अपन ही से बदलते हैं तो ही मानना सिखाया जाता है, सिखाते मैं भी सिखाता हूँ सारे बच्चों को, मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर उनको रूल्स चेंज करना, रूल के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। लेकिन जब जैसे ही रूल्स के अकॉर्डिंग से हट जाते हैं, मैं कह देता हूँ सीख गए हो, अच्छे से आ गया, मेरी उंगली पकड़कर आपने चलना सीख लिया, अब मैं अपनी उंगली छुड़ा रहा हूँ, अब आप दौड़ कर दिखाओ। बोले सर कोई बात नहीं, हम दौड़ के दिखा, आप साथ तो ना, हाँ साथ हो, तो क्या करना है कि बेटा मैंने बताया था कि वी को ही से चेंज करेंगे पर ही होगा। लेकिन कंडीशन अगर सेंस में ऐसी आ जाए कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं और हमारे कहने में हम सबको जोड़कर चल रहे हैं, तो फिर वहां पर ही की जगह दे माना जाता है। क्या माना जाता है, दे। और इन दोनों में अगर अपन देखेंगे तो दे यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर ही आ रहा है, पर इसमें क्या नहीं है, दैट नहीं है, तो ये हट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ही। यानी यहाँ पर अपन ने देखा कि ही से भी अपना आंसर आ सकता था और दे से भी अपना आंसर आ सकता था, लेकिन यहाँ पर दैट नहीं दिया, यहाँ पर दैट दिया, तो अपना आंसर किस में चला जाएगा, ही में चला जाएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि वी को दे से बदल दिया। जैसे द कैप्टन सेड टू द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स या सेड टू द प्लेयर्स वी हैव वॉन द मैच, तो उनका जो वी है, कैप्टन सिंगुलर होगा, तो उनका जो वी है वो कैप्टन के साथ में इंक्लूड होगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि अब वह जीत गया, वो क्या कहेगा, हम जीत गए, और हम जीत गए तो इसका मतलब उसके हम में हम भी है और उसके हम में वो कैप्टन भी है, तो हम क्या कहेंगे, वे जीत गए, तो दे बन जाता है। तो यहाँ पर दे और ही दोनों था अपने पास, यहाँ पर दे है और यहाँ पर ही है, दोनों को मैच किया तो यहाँ पर दैट नहीं और यहाँ पर दैट है, तो आंसर ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर अपन और दूसरे वेरिएशन से चले जाए तो ये लिखा अपन ने इज एम आर। इज एम आर का अपन क्या देखेंगे बेटा, वॉज वर। आप उठाओ वॉज वर कहाँ है, केवल ये ऑप्शन हटा है अपने पास, बाकी के तीन है। इसमें यहाँ पर अपन देखेंगे तो सेंटेंस को जब साथ में जोड़ते हैं तो दैट का यूज करते हैं, इसमें दैट नहीं है, ये हट गया, इसमें दैट नहीं है, ये हट गया, आंसर हो गया थर्ड वाला। ये लो, पहले मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया, फिर आपको आंसर लेकर भी बता दिया। डिटेल में लोगे जब आप सीख रहे होगे, और जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तब आपको किसी से कोई मतलब नहीं, अपना आंसर लो और आगे निकलो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, बोर्ड भरा हुआ, आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे शी सेड टू द टीचर। इधर उधर से कोई मतलब तो रहा नहीं है, चाहे आर भी इधर आ जाए चाहे ऐसे उधर आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस कैसे करोगे इसको देखो, ये लॉस्ट, लॉस्ट क्या अपने लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब ये जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड। आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, ये लिखा है हेड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, लॉस्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हैज है, ये हट गया। यहाँ पर अपन ने देखा तो कुछ भी ऐसा दिया नहीं है, तो ये हट गया, यहाँ पर हैव दिया है तो ये हट गया, आंसर केवल पहला वाला हो गया। चलो, अब आप कहोगे सर यहाँ तो एडमिटेड दिया हुआ है, तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको सिखाते समय हर एक वर्ड जोड़कर नहीं बताया जाए। नरेशन का मतलब होता है किसी बात को कहना, अब कहने का मतलब आपको लगता है कि सेड है तो सेड में ही कहेगा, सेड टू है तो टोल्ड में ही कहेगा, अरे भाई उसके कहने का मतलब चेंज हो जाएगा। कोई हंसते हुए कह रहा है, कोई रोते हुए कह रहा है, कोई मुस्कुराते हुए कह रहा है, कोई उधर देख कर कह रहा है, कोई नीचे निगाह करके कह रहा है, कोई सिर हिला के कह रहा है, कोई हाँ या ना में कह रहा है, तो आप इस बात को समझोगे टीचर आपको कहाँ तक बताइए, ये तो एक्सप्रेशन हो गए। तो एक्सप्रेस को अपन कैसे समझाएंगे कि एक क्वेश्चन को अपन कितनी बार बनाएंगे, कोई चिल्लाते हुए कह रहा होगा तो सेड की जगह फिर वहां पर क्राइड का प्रयोग अपन कर लेंगे। तो इसीलिए कहते प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे आप चीजों को समझोगे कि यहाँ पर सेंस जा रहा है कि चिल्लाते हुए कह रहा है तो क्राइड का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जब आप सीखोगे तो आप इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, सेड सेड या सेड टू। इसके अलावा इंटरोगेटिव में आस्क्ड है, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, इंक्वायर्ड है, इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इंटरोगेटिव में एडवाइज्ड है, फॉरवर्ड है, ठीक है, और क्या कहते हैं,
प्लीज और काइंडली है तो आपका रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, ऑप्टेटिव अगर सेंटेंस बनना है तो आपके लिए विज्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विलेस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा निगेटिव है तो कर्स्ड का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेटरी में तो तमाम चीजें, उसमें तो भैया हाथ जोड़े, उसमें तो तमाम चीजें। सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रूल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन फीलिंग्स में नहीं पढ़ाया जा सकता। आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, उसको सब टॉपिक को अगर अपन केवल और केवल टाइप को सिर्फ टीचर ही पढ़ाने में निकल जाए तो वो मुश्किल है कि पूरा पढ़ा पाए। अगर मान के चलो किसी ने अब एक्सक्लेम कर रहा है, भाव दिखा रहा है, फीलिंग दिखा रहा है, अगर उसने रोते हुए दिखा रहा है तो अब अगर कोई ऐसा टेढ़ा आ गया कि वो रो भी रहा है और हंस भी रहा है तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़कर बताओगे? तो ऐसा संभव नहीं होता। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो। आपको आपको रास्ता दिया जा सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, चले, रास्ता मिल गया, अब अपन को चल देना चाहिए। He said comma inverted comma I will again, कोई बात नहीं है, दोबारा आ जाना, हम आपका स्वागत करेंगे। बिल का क्या हो जाएगा, बुड हो जाएगा। उठा लो, बुड कहाँ है, ये बिल है, ये इज है और ये बिल है, हटा दो ये तीनों को, आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। ये कितना टाइम लगा? ठीक है, इसके बाद अगर अपन अगला देखेंगे, प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट माय टेस्ट टुमारो, कोई बात नहीं है। ये यहां से सेंटेंस को अगर अपन देखेंगे तो ये सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव। ये सेंटेंस क्या हो गया, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर सिंपल है, इंपेरेटिव सेंटेंस या तो सिंपल होगा या फिर नेगेटिव होगा। सेंटेंस अगर सिंपल है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह नॉट टू का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे एक चीज और देख लो, टुमारो का क्या होता है, द, और ये लिखा नेक्स्ट डे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, आप कीवर्ड जो मर्जी हो वो वाला पहले पकड़ सकते हो। आपने दो स्टूडेंट ले लिया, ए और बी। ए को लगा कि मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हिसाब से जाऊंगा, ए को लगा कि मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हिसाब से जाऊंगा, बी को लगा, बी ने पहले टुमारो उठा लिया। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें आप अपने प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ये आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता। ठीक है, और ना मैं सिखा पाऊंगा आपको। मैं तो आपसे केवल इतना कह पाऊंगा कि आपको पकड़ना है क्वेश्चन, कीवर्ड पकड़ना, आपकी जहां नजर चली जाए उसको पकड़ लो। ठीक है, अब ए ने देखा, तब तक ए ने देखा कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो बी ने देख लिया टुमारो, तो वो तो आंसर के ऊपर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस वो उससे हिसाब से लेगा। द नेक्स्ट डे से अगर अपन देखें तो ये टुमारो है, ये टुमारो, ये दोनों हट गए, ये भी टुमारो है, ये भी हट गया, आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। और एक बच्चा ऐसा भी निकलेगा जिसने कॉमा इनवर्टेड कॉमा से लिया, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा से लिया, सेंटेंस नेगेटिव है तो पहले वो क्या देखेगा, नॉट टू, पहले क्या देखेगा, नॉट टू, तो यहाँ पर नॉट टू दिया, इसमें नॉट टू दिया हुआ है, इसमें डोंट का डोंट दिया, इसको हटा देगा और यहाँ पर नॉट टू दिया हुआ है। ठीक है, और फिर वो किस पर जाएगा, टुमारो पे जाएगा, फिर वो कहेगा इसमें टुमारो है, ये हट गया, इसमें टुमारो है, ये हट गया, इसमें टुमारो, ये हट गया, और ये आंसर हो गया। अब मान के चलो कि ये क्वेश्चन केबीसी में पूछ लिया जाए, जहां पर यहाँ पर सेकेंड पल्स का भी बहुत अंतर होता है। ठीक है, और पूछ लिया जाए तो कहते हैं ना, बजर दबा देते, जो जितनी जल्दी आंसर दे देगा वो उतनी जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा, तो वहां पर तो बहुत टाइमिंग की तो बहुत शॉर्टेज चलती है, हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर ए जो है वो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के हिसाब से गया और बी तब तक टुमारो के हिसाब से चला गया, तो सिलेक्शन फिर इसका हो जाएगा ना। तो ये तो बेटा आपके टैलेंट के ऊपर है, आपको टॉपिक सिखा सकते हैं, पर टॉपिक सीखने के बाद में आप कौन सा कीवर्ड पकड़ रहे हो ये आपके ऊपर है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कीवर्ड्स पकड़ना भी कौन सिखाएगा, नहीं, आप प्रैक्टिस करो, जम कर करो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका दिमाग चलता जाएगा कि मुझे सेंटेंस देखकर कौन सा कीवर्ड पकड़ना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। और आएगा आपको कि सेंटेंस मुझे क्या देखना, सेंटेंस देखकर मुझे कौन सा कीवर्ड पकड़ना चाहिए, ये भी आपको बहुत इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, इसके बाद अगर अपन देखें अगला क्वेश्चन, आई शैल अनलॉक अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, ही सेड। कुछ कोई बात नहीं, अब अपन को अच्छे से पता है कि सेल, सेल के दो वर्ड होते हैं, एक तो सुड बनेगा और दूसरा बुड बनेगा। अब दोनों में अगर अपन देखेंगे तो अगर सेंटेंस में एडवाइस दे रहा है, क्या दे रहा है, एडवाइस, तो आप सुड का प्रयोग करोगे, और अगर आप जनरल बात कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो, तो बुड का प्रयोग करोगे। आप तीन ये देख लो, यहाँ सेल है, ये हट गया, ये बिल है, ये हट गया, ये बुड है, और यहाँ पर कैन है, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। चलो, केवल एक वर्ड ने हमारा आंसर दे दिया। इसके बाद अगर अपन आगे जाए
तो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन लिखा द बॉय सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। कोई बात नहीं है, ये लिखा हैव। अब हैव का क्या होता है, हेड होता है। उठाओ हेड कहाँ, ये हेड है, यहाँ पर हेड है और यहाँ पर हैज है और यहाँ पर हेड है, तो ये कम से कम हैज वाला हट गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, एक्सक्लेम। तो यहाँ पर सेड की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड का। ठीक है, ये लिखा अपन है एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ सेड है ये हट गया और यहाँ पर ये सेड है ये हट गया, तो ये दोनों हट गए, आंसर हो गया सेकंड वाला। यानी हमारे पास यहाँ पर कितने ऑप्शन थे, दो ऑप्शन। अपने पास कितने ऑप्शन थे, दो। दो थे। पहला अपन ने क्या देखा, पहला अपन ने यहाँ पर देखा कि हैज और ये लिखा हैव। हैज और हैव का क्या होता है बेटा, हेड होता है। पहले तो अपन ने ये देखा, फिर इसके बाद अपन ने दूसरा कीवर्ड क्या देखा कि एक्सक्लेमेशन है, तो सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड आएगा। फिर अपन ने ये देखा तो ये अपन ने यहाँ पर उठा लिया और इससे अपना आंसर आ गया। अब मान के चलो अगर अपना डायरेक्टली दिमाग इस बात से चल जाता कि एक्सक्लेम सेंटेंस अगर अपन को दे रहा है तो सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड आएगा, तो अपन क्या करते, तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सेड है तो ये पहले हट जाता, ये सेड है तो ये पहले हट जाता, फिर दोनों में मैच करते, यहाँ पर हैज है ये हट जाता, आंसर ये आ जाता। ए और बी का फर्क है, जिसका जैसा दिमाग चल जाए वैसा आपका आंसर लेके आए, पर उस दिमाग को चलाने के लिए भी आपको आइडियाज आना चाहिए। और आइडियाज आपको तभी आएंगे जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और एक चीज आपके सामने आ गई, वो चीज आपके लिए शानदार होने वाली है न्यू ईयर ऑफर को लेकर। जो भी बच्चा इंग्लिश को लेकर बिल्कुल सीरियस है, पढ़ना चाहता है, वो मिशन 2026 के बैच में जुड़ सकता है। कंप्लीट कोर्स है, कोर्स फीस केवल 999 की जगह पर अगर अपन देखें तो केवल 799 फीस रखा हुआ है। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है तनवसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की, और ये आपको न्यू ईयर ऑफर है। अगर अपन इसके हिसाब से चलेंगे तो अपन को क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें हैं। अगर अपन एडवांस में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ना है, टाइम टेंस वॉइस क्वेश्चन टैग नरेशन, नरेशन में आपको करा ही रहा हूँ। कंजक्शन है, सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके बाद नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस आर्टिकल मॉडल वर्ब्स, ठीक है, एडवर्ब्स और फिनिट वर्ब्स, ये पूरा का पूरा अपन को सिलेबस ग्रामर का पढ़ना है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो वोकैब है। वोकैब को आप अगर अपन डायरेक्टली याद करोगे रटोगे तो ये आपको कभी याद नहीं होगी और ज्यादा परेशान कर देंगे। इसकी जगह पर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे किसी टॉपिक को अपन एडवांस ग्रामर के किसी टॉपिक को पढ़ते हैं समझते हैं, उसी तरीके से अपन को वोकैब है, बनबड़ है, ईडियम फ्रेजल वर्ब्स है, इनको भी समझना है। कुछ ना कुछ अपन को इस तरीके से फुंतड़ू लगाना है कि वो वर्ड हमें याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ देखेंगे कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम ले लो आपके में आना तय है, और आएंगे 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10 नंबर पक्के हैं। तो 10 नंबर हमको हमको 10 नंबर के लिए कोई ग्रामर तो पढ़ना नहीं है। आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, तब भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे तो केवल टिक करके भगाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि भाई हमें तो टिक ही लगाना है, कौन इसकी हिंदी निकाले, कौन इतना पढ़ेगा, ये सारी चीजें, और समय भी चल रहा होता है। तो क्या कॉम्प्रहेंशन के लिए पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है वो आना जरूरी है, या कॉम्प्रहेंशन के लिए उसकी हिंदी निकालना आना जरूरी है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपका काम केवल इतना है कि आपको इस पेड कोर्स में जुड़ना है, लाइव क्लास में जुड़ना है। इंग्लिश लेकिन हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश लेकिन हिंदी मीडियम वाली का मतलब क्या है कि जिन बच्चों को लगता है कि सर बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो उनको जीरो लेवल से ही बताया जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तब मैं कितने वेरिएशन करा रहा हूँ, कितने कैसे कैसे आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो सोचिए कि जब आप पेड कोर्स में पढ़ोगे, आप जब लाइव क्लास में पढ़ोगे, तब आप लाइव क्लास में पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगेगा, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से नहीं टॉपिक के हिसाब से एक एक चीज बताऊंगा, और यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ तब भी आपको इतना बता पा रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हो तो कितना शानदार होने वाला है, ठीक है। फीस केवल 799 है। चलिए इसके बाद फिर अपन आगे आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो आई सेड टू माय सिस्टर आई ब्रॉट यू अ डॉल यस्टरडे। कोई बात नहीं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अपन इसको किस में चेंज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। ये ब्रॉट है हटा दो, ये हेड और ये ब्रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये हेड और ये सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं,
थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है हेड प्लस, और यहाँ पर फिर ब्रॉट आ गया, ये हट गया। अब दोनों के ऑप्शन में देखेंगे, दो बचे हैं, तो यहाँ पर यस्टरडे को हटाएंगे। यस्टरडे की अगर अपन बात करेंगे तो यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। अब देखो द प्रीवियस डे कहाँ है, तो इस ये दो तो ऑप्शन हट ही गए, ये बचा इसमें, इसमें यस्टरडे का, यस्टरडे तो ये हट गया, अपना आंसर हो गया सेकंड वाला। अब अगर आपको लगता है कि सर यस्टरडे पकड़ लेता मैं डायरेक्ट, तो आ जाता क्या, पहले वाले में प्रीवियस है, दूसरे वाले में प्रीवियस है, लास्ट के दोनों ऑप्शन आपके यस्टरडे से हट जाते, ठीक है, लास्ट के दोनों ऑप्शन हट जाते, फिर इन दोनों में मैच करते अपन। तो यहाँ पर अपन देखते, यहाँ पर ये क्या डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है, और अपन को क्या चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर ही आ जाता। आपको लगता है कि कोई ए बच्चा है और ए जो है वो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, कोई बात नहीं है, और बी जो बच्चा है वो यहां से ऐसे चला और ऐसे आया, वो भी आ सकता है। ये तो उसके ऊपर है, तरीके के ऊपर, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल प्रैक्टिस ही आपके लिए काम आएगी। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड नाउ। कोई बात नहीं, सेंटेंस को अगर अपन देखेंगे तो सेंटेंस क्या हो गया, इंपेरेटिव, और अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो गया तो हमें अच्छे से पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर कैप्टन जो है वो आर्मी से कह रहा है, तो कैप्टन, सीधी सीधी सी बात है, कैप्टन जो है वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो ऑर्डर में उठाओ कहाँ है, ये हट गया, ये तीन ऑप्शन आपके ऑर्डर में बचे हुए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आएगा तो ये टू भी है, यहाँ पर मार्च की जगह अटैक दे रहा है तो ये हट गया, अब दोनों में बात करेंगे तो ऑन दैट दे रहा है तो ये हट गया, मार्च फॉरवर्ड, ठीक है। अब एक बात और काम करो, ऐसे नहीं करना इसको, दूसरा तरीका, सबसे प्यारा वर्ड उठा लो, नाव। नाव का अपन को अच्छे से पता है कि नाव का देन होता है, ये नाव का नाव है, ये देन है, और इसमें कुछ दिया ही नहीं, इसमें भी कुछ नहीं दिया, तो ये हट गया, आंसर हो गया केवल सेकंड वाला। टीचर बनना है, टीचर मतलब ऐसा टीचर नहीं, सर जैसे आप एसएससी में सिलेक्शन चाहते हो, किसी मतलब जो भी एग्जाम देना चाह रहे हो उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, वैसा टीचर नहीं, पढ़ाने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाए, चाहे गवर्नमेंट पढ़ाए और चाहे प्राइवेट पढ़ाए, कैसे भी पढ़ा ले वो, पर टीचर बनना है जिसके अंदर टीचर ही जाग चुका है, उसका सिलेक्शन फिर उस सब्जेक्ट में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सर्वज्ञाता मानने लगता है, उसको लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, और वो अपने प्रोफेशन में घुसा रहता है, वो एग्जाम की डिमांड को नहीं समझ पाता, वो पहले तो प्रोफेशन में लगा होता है कि देखो मैं आपको ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और यकीन मान के चलना बाद में पता चल सकता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हमारे देश के अंदर एक महापुरुष आया था, मैं विकास विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा, आज तक विकास नहीं हुआ। विकास करने के लिए, विकास के लिए मेहनत करना पड़ती है, समझ रहे हो ना, तो मेहनत कौन करेगा, जबकि मेरी शादी 2022 में हुई थी और मेरे घर में विकास हो गया, मेरा बेटा है, लेकिन कुछ लोगों पर कभी विकास नहीं हो सकता, समझ गए बात को। चलो आगे बढ़े, चल, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर हैव है, ये कंडीशन क्या है, हैव, तो यहाँ हैव की जगह आप किसका प्रयोग करोगे, हेड का, उठा लो हेड का, लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सॉरी हैव लिखा है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमें तो हेड चाहिए तो ये हट गया, ये वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है तो ये भी हट गया, ये हेड है और ये लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर हैव है तो ये भी हट गया, आंसर हो गया केवल थर्ड वाला, ठीक है। बड़े जोर शोर से आया था साहब एक व्यक्ति हमारे देश में, और अभी भी वो मौजूद है, ये कहते हुए कि विकास करेंगे हम, लेकिन हो नहीं पाया, विकास करने के लिए मेहनत लगती है, ठीक है, और जो विकास करने के लिए मेहनत लगती है ना, वो कोई गिफ्ट नहीं होता, वो हार्ड वर्क होता है, और वो उनसे होगा नहीं। ये देखो, ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल जो टेंस है ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा क्या रहता है, नो चेंज। अब सेंटेंस अगर नो चेंज है तो ये इसमें ढूंढ लो, जैसा का जैसा, हेड भी नहीं चाहिए, वॉज है और ये वॉज है, मिला लो, यहाँ पर सेड लिखा है तो यहाँ पर सेज है नहीं चाहिए, यहाँ पर बिल से है ये भी नहीं चाहिए, आंसर हो गया हमारे पास थर्ड वाला, ठीक। चले, इसके बाद अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। सारी चीजें छोड़ो, सबसे पहले तो डू के डू देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, डिस्टर्ब देखा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपन को अच्छे से पता है कि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी हुई है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस बनाएगी, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की अगर अपन बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप इसको उठा लो कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर ही,
और ये डिस्टर्ब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये हेड नहीं चाहिए, यहाँ ही है डिस्टर्ब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये हेड है नहीं चाहिए, दोनों में अगर अपन देखेंगे तो मैच करेंगे। तो यहाँ पर सेड है, कॉमा इन्वर्टेड इंटरोगेटिव है, तो ये सेड हट जाएगा, केवल आंसर आएगा आस्क्ड में। हाँ, अगर चारों ऑप्शन को देखकर आप सेंटेंस को पकड़ लिया तो आपने देखा इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में सेड टू की जगह आस्क्ड आएगा, तो पहले ही ऑलरेडी ये दोनों ऑप्शन हट जाते हैं, फिर अपन आंसर इन दोनों में लेके आते हैं। इन दोनों में अगर अपन देखते तो यहाँ हेड है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आंसर हो जाता है सेकंड फॉर्म में। तो ये जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे पकड़ सकते हो। इसमें अगर अपन अगला क्वेश्चन, रीता सीट टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू लैंड मी दिस क्लास, रीता आस्क, कोई बात नहीं, यहाँ जो विल लिखा है इस विल का सबसे पहले आप वुड उठाओ, कहाँ है वुड, आज यहाँ तक तो सबके लिए कॉमन आ गया, ठीक है। इफ आई वुड, यहाँ पर वुड है, ये बिल है, और ये हट गया। अब आपने देखा दिस, अब दिस का आप क्या उठाओगे, दैट, आप देखो दैट कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर दैट हो रहा है, यहाँ ये तो हट ही गया, यहाँ पर दैट हो रहा है और यहाँ पर दैट हो रहा है, इसमें तो सभी में आ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव है, ये हट गया। अब यहाँ पर कौन सा बचा, पहला वाला और तीसरा बचा, यहाँ पर है आई और यहाँ पर क्या है सी, तो यहाँ को यू को अपन मी से बदलेंगे, तो यू को अगर अपन मी से बदलेंगे तो आंसर आएगा अपना आई, इसका मतलब ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, यू को किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। जैसे आपने यहाँ पर लिखा रीता, आगे का नहीं लिख रहा, अगर आई और वी होता तो इसको रीता से चेंज करते तो अपन को यहाँ पर क्या मिलता, सी, ठीक। लेकिन यहाँ पर और इसके अलावा ये लिखा, और यहाँ पर लिखा अपने यू, यू को अगर आप चेंज कर रहे हो किससे, यू को अगर आप देखोगे तो किससे चेंज करोगे, मी से, तो यू को अगर आप मी से चेंज करोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा आई, तो आपका आंसर आई में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे आपके यहाँ तक मैराथन क्लास जो मैंने आपके लिए थी वो कंप्लीट कर दी। 2026 बढ़िया निकालो यार, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, और इजीली मानकर चलना कि आपको आ जाएगा, इंग्लिश इतना बेकार सब्जेक्ट नहीं है। कोर्स फीस केवल 799 है, जल्दी जल्दी से जल्दी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, क्योंकि साल बदली और सबसे ज्यादा सिलेक्शन आने वाले हैं, सबसे ज्यादा ये मान के चलो वैकेंसी, ये वो तमाम वैकेंसी आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। और नहीं भी अगर सिलेक्ट मान के चलो कहीं पर कोई भी दिक्कत भी आती है, तो बेटा इंग्लिश को जितना, किसी भी सब्जेक्ट को आप जितना जाना सीखोगे, जितना समय दोगे, शुरुआत कल करोगे वही शुरुआत आज कर दोगे, तो आपके लिए भी अच्छा होने वाला है। आप केवल ये सोचोगे कि नहीं मेरी शुरुआत कहीं पर भी बनी रहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तो यकीन मान के चलना फिर आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप पहले प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, टॉपिक सीखो, और भले ही फिर एक साल लग जाए। मैं आपको लास्ट बात, मेरी बात समझना, मेरा खुद मैंने भी तैयारी की है और सिलेक्शन भी है मेरे पास, सिलेक्ट भी हुआ था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार क्या सरकारी नौकरी में अपन पढ़ाएंगे तो सारी चीजें, तो ये सब कुछ रहता है। पर मैं आपको फिलहाल एक बात समझा देता हूँ, मैंने भी सिलेक्शन लिया, मैं भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए भी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे भी कहीं कहीं लगता है कि नहीं यार मुझे और आगे जाना है, और मैं अगर उस चीज को कर सकूं तो मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं भी अपना कहीं ना कहीं पढ़ता हूँ। आपको पढ़ाने के लिए टीचर हूँ, लेकिन अपने अंदर देखूंगा तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। एग्जाम देने के लिए जाता हूँ तब स्टूडेंट हूँ, किसी के सामने अगर अपियर हो जाता हूँ, खड़ा होता हूँ तो स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो थोड़ा सा टीचर बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को सिखाना है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो हमेशा स्टूडेंट बने रहो। तो उसी बात पर हम तो स्टूडेंट, हम अभी भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ना हूं तो इसका मतलब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मैं तो कुछ सीखना चाहता हूँ। सब्जेक्ट उतना बुरा नहीं है, तो ये मानकर चलना, ये मेरा एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। बाद बाकी आप हजारों की बातें सुनते हो तो हजारों का गुण आप अपने अंदर लेकर आते हो। एक बात समझना, अगर आप एसएससी करना चाह रहे हो तो आपने खूब मोटिवेशन बात सुनी होगी, किसी ने 6 महीने में सिलेक्शन ले लिया, किसी ने 1 साल में सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन सिलेक्शन होता है, इसको 6 महीने और 7 महीने से कुछ नहीं होता। एक बात समझ लेना, जो जिस रास्ते से सक्सेस होता है ना, वो ऑन कैमरा में बैठकर, और जब उससे पॉडकास्ट किया जाता है तो पॉडकास्ट में वो ये कहता है खाने तक के लिए भी नहीं था, पहनने तक के लिए भी नहीं था। जब तेरे पास खाने तक के लिए भी नहीं था तो इतना हैंडसम कैसे लग रहा है फिर। जिनके पास खाने तक के लिए भी नहीं होता है ना, उनकी चमड़ी और दमड़ी नीचे आ जाती है,
तो सिलेक्शन जब होता है ना और पॉडकास्ट होता है तो दम से झूठ बोला जाता है, दम से। हालांकि रियलिटी हो सकती है लेकिन उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि खतरनाक। जैसे किसी बॉलीवुड की मूवी चली कि उसने देखा कि कम से कम 50 मंजिला क्या है मंजिल है और वहां से वो दूसरी मंजिल पर कूद गया। हमारे जैसा 10 मंजिल ऊपर चले जाए तो चक्कर आने लगते हैं। तो रियलिटी अलग होती है, बॉलीवुड में अलग दिखा जाते हैं, ठीक है। रियलिटी में अगर अपन देखेंगे तो अगर अपन से कह दिया जाए कि आपको निशाना देना है तो हमसे चाहे हमको कितनी भी सुविधा दे दी जाए लेकिन हमारा निशाना सही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा सर। लेकिन अगर हमारा बुरा वक्त चल रहा हो ना तो भले ही हम निशाना पीछे लगा रहा हो, साला घूम फिर के गोली हम में ही लगेगी, जिसे अपन बॉलीवुड भी कह सकते हैं, सीधा नहीं लगेगा। और वहीं अपन बॉलीवुड में क्या देखते हो, एक स्ट्रेट गन लिया हुआ है, धाए धाए लगा हुआ और सामने से हीरो भागता जा रहा है, उसके गोली पंजों के यहाँ पर जो जमीन है उसमें गड़ती लग रही है और फिर धूल उड़ रही है, सब दिखाएंगे। पेड़ में लग गई, उसमें नहीं लगी, पेड़ अरे अ, हमारे लिए तो हम तो सीधे भी जा रहे होते तो मुंह के बल गिर पड़ते हैं। और बॉलीवुड क्या दिखाता है कि मुंह के बल गिराया जाता है लेकिन तब भी वो सीधा चलता है। तो बात को समझो, बॉलीवुड में जब स्टेट गन चलती है तो पता चलता है कि एक बार में सैकड़ों गोलियां निकल रही लेकिन सामने हीरो के एक भी नहीं लग रही। और जो एक्शन हीरो है वो एक ऐसी बंदूक लिए रहता है जिससे एक बार में एक ही गोली लगती है और वो उसके सैकड़ों निकलने वाली बंदूक के ऊपर भारी पड़ जाती है, वो जहां देना चाहता है वहीं लग जाती है। तो ये तो मैजिक ही हो सकता है। और फिर हमारा बॉलीवुड जिंदाबाद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो आप इन बातों से बिल्कुल दूर रहो और दूर रह के अपना सिलेक्शन लो। आपका सिलेक्शन अगर 1 साल में हुआ है तो आप 1 साल के हिसाब से अपनी बातें दोगे। अगर आपका सिलेक्शन 2 साल में हुआ है तो आप 2 साल के हिसाब से अपनी बातें दोगे। अगर किसी का सिलेक्शन लक है और उसका सिलेक्शन 6 महीने के प्रैक्टिस में पढ़ने में हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पढ़ाई होगा, पढ़ के तो वो ऑलरेडी बैठा होगा। 6 महीने तो उसने और कुछ किया होगा जिसको जोड़कर वो ये बता रहा होगा कि देखो मैंने 6 महीने में सिलेक्शन ले लिया। किया तो उसने कुछ और होगा, या पहले से पढ़कर बैठा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने खूब पढ़ लिया होगा, केवल 6 महीने उसने अपने करूं या मरू डू एंड डाई करके उसने 6 महीने प्रैक्टिस करी हो फिर सिलेक्शन लिया हो, तो ये भी हो सकता है। और पॉडकास्ट में बैठकर वो बढ़िया दे रहा होगा कि मैं तो कुछ भी नहीं करता था साहब, बढ़िया रजाई ओढ़ रजाई ले लेता था और आराम से पढ़ता था, सपने आते थे, मेरा सिलेक्शन हो गया और हकीकत में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप उसको भी मानोगे और आधे से ज्यादा बच्चे फिर सो भी जाएंगे, तो क्या करोगे, उसको हकीकत मान लोगे क्या? अब ये आपकी मूर्खता, मानो तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉडकास्ट में निहायती दम से झूठ बोला जाता है, जो है भी नहीं है वो भी बोला जाता है, जो है भी नहीं है वो भी बोला जाता है। एक झूठ बोलने वाला तो ऐसा भी व्यक्ति था जो बचपन में मगरमच्छ अपने कंधे पे लेके घर आ गया, तो घर पे आगे पता चले जो तुम मगरमच्छ है, ऐसा भी है। तो सारी चीजें मिलेंगी अपने, तो इंडिया इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल में इंडिया तो इनक्रेडिबल है, देश हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन देश में बैठा हुआ जो सिस्टम है वो उससे भी बड़ा इनक्रेडिबल है। और अगर लोगों की बात करोगे तो तौबा तौबा हो जाती है। बताओ, मगरमच्छ ले आए, उसको घर पे आके पता चला जी तो मगरमच्छ है, कहीं वहीं पता चल जाता ना। देखो इस पे केवल 799 फीस है। तो आप सिलेबस पढ़ो, कल की तैयारी को आज से चालू कर दो, कल की तैयारी को आज से चालू करोगे तो आप एक अच्छे अच्छे लेवल पर पहुंचोगे। सिलेक्शन आप आगे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक सिलेबस को अच्छे समझो। जब मैं मेरा मानना है पहले सिलेबस आप अगर पढ़ोगे, आप बिगिनर हो तो आपको सिलेबस समझने में 1 साल लग जाएगा। मैथ है, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने भी सिलेक्शन लिया तो मैंने मैथ पढ़ा हुआ है, तो मैथ में क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें सीखने में भी 1 साल लग जाएगा। फिर जो टीचर होता है वो भी तो सिखाता ही है ना, वो आपको 6 महीने में तो पूरा मैथ खत्म करके नहीं दे देगा। और अगर वो 6 महीने में मैथ खत्म दे देगा तो कंपटीशन वाला दूसरा टीचर आ जाएगा, वो कहेगा जिस 6 महीने में दे रहा है मैं 3 महीने में खत्म कर दूंगा। फिर एक टीचर ऐसा भी आएगा जो 3 महीने की कह रहा है मैं 1.5 महीने में खत्म कर दूंगा। फिर एक आएगा जो 1.5 महीने में कर रहा है मैं 15 दिन में खत्म कर दूंगा। एक आएगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक तो मैं इतना पढ़ा दूंगा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम तो पढ़ा दोगे, हम क्या सीखेंगे ये हमें तो बता दो। यही तो फर्क है, यही तो मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग पे मत जाओ, अपने अंदर ही ढूंढो। नाव इसलिए नहीं डूबती है कि वो चारों तरफ पानी में है, नाव इसलिए डूबती है क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है।
नाव अपने चारों तरफ के पानी से नहीं घबराती है, नाव इस बात से घबराती है कि मेरे अंदर पानी ना भर जाए। तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ, अपने अंदर की आवाज सुनो। अब बाहर के शोर को मत सुनो, अपने अंदर के जज्बातों को सुनो, अपने अंदर की मेहनत को सुनो। अपने अंदर की मेहनत को सुनोगे, आपका जो सिलेक्शन है वो आपके हाथों में होगा। ठीक है, बहुत बातें मैंने आपको समझा दी, और मैं लास्ट यही कहूंगा, सिलेक्शन को पकड़ो, सिलेक्शन के हिसाब से अपनी तैयारी करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अपन इसी तरीके की एक और बढ़िया सी क्लास के साथ में। तब तक जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिनको लगता है कि पढ़ना है तो वो पेड कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। चलिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।